चलिए लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग कैनामेटिक्स यानी शुद्ध गतिकी स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं बिना यह जाने कि वस्तु के गति का कारण क्या है। उसके बाद मैंने आपको मोशन के बारे में समझाया था कि मोशन दो प्रकार के होते हैं, गति दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता था, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में वस्तु समान समय में असमान दूरी यानी समान दूरी तय नहीं करता था। इसके बाद मैंने आपको रेस्ट और मोशन के बारे में समझाया था, विरामावस्था और गति के बारे में। मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु न तो स्थिर है और न ही गति में है, ये सब निर्भर करता है ऑब्जर्वर पर, जो देख रहा है। यानी मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट यानी प्रेक्षक और वस्तु का संयुक्त गुण होता है विरामावस्था और गति। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में कैसे रेस्ट को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में कैसे मोशन को डिफाइन करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया था। आज के क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे, ग्राफ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिसेंटली मैंने एक ऑफलाइन बैच समाप्त किया, तो उसमें कुछ पीडीएफ थे, उसी पीडीएफ से आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। ग्राफ को पहले समझिए, देखिए ग्राफ होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पोजीशन और यहाँ लिखा हुआ है टाइम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसे पढ़ने का तरीका सीखिएगा, इसे पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ना कि टाइम पोजीशन ग्राफ। जो वाई अक्ष पर लिखा रहता है उसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद जो एक्स अक्ष पर लिखा रहता है उसको बाद में पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखिए इसमें क्या है ना कि इस तरह से आपको एक ग्राफ दे दिया जिसमें ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ऐसे लिख दिया। एक्स अक्ष पर टाइम लिख दिया, मतलब इस पे समय के बारे में विवरण दिया है। जैसे यहाँ 6 बज रहा होगा, यहाँ 7 बज रहा होगा, यहाँ 8 बज रहा होगा, यहाँ 10 बज रहा होगा, इधर समय धीरे धीरे बढ़ेगा। इधर पोजीशन के बारे में दिया है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। जैसे अभी हमारा पोजीशन है, जैसे अभी देखो 9 बज रहे हैं, तो अभी हमारा स्थिति क्या है कि हम क्लास में हैं। इससे पहले 2 घंटे पहले कहाँ पर थे? तो वहाँ पर स्कूल में थे। उससे 1-2 घंटे पहले का अगर आप पूछिएगा तो बाजार में थे। ये पोजीशन हुआ कि व्यक्ति कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि उसका घर है, ये बाजार का स्थिति है, ये बाजार मान लीजिए कि स्कूल का स्थिति है। ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। इस तरह से ये पोजीशन है, उसका स्थिति बता रहा है कि वो कहाँ था, और इधर समय है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ। बोलो इसमें समझने का किसी को दिक्कत है? अभी इसके अंदर ना कुछ लाइन खींच देगा। लाइन खींचने का मतलब है कि वस्तु जो है ना इस पे चल रहा है। वस्तु यहाँ पर देखो ऐसे चल रहा है, इसमें वस्तु ऐसे चल रहा है, इसमें वस्तु यहाँ से ऐसे चल रहा है। तो ये कहना क्या चाहता है, ग्राफ को हम समझेंगे कैसे? बड़ा ही सिंपल है, 2 मिनट धैर्य से सुनिए। आज के बाद आपको ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए करते क्या है, वस्तु ऐसे चल रहा है, आप क्या करना मेरे भाई, इस पे कोई भी, वैसे देखो ऐसे तो आप अनंत पॉइंट है, इस पे कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु है। तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, लेकिन बेहतर है कि कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और वहां से आप क्या करिए कि 2 लाइन खींचिए, एक एक्स अक्ष की तरफ और एक वाई अक्ष की तरफ। नहीं समझे? देखिए मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु ऐसे चल रहा है ना, इस पे 2 पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लो कि मैं एक यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन 2 ही पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट से ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 लाइन खींचिए, एक खींचिए एक्स अक्ष की तरफ और यहीं से एक लाइन खींचिए मेरे भाई वाई अक्ष की तरफ। फिर दूसरे पॉइंट से एक लाइन खींचिए आप एक्स अक्ष की तरफ और दूसरा लाइन खींचिए वाई अक्ष की तरफ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट को अगर आप देखिएगा, यहां पर वस्तु है, मान लीजिए आप चल रहे हैं ऐसे, आप यहां पर हैं, तो आप देखिएगा कि सर हमारा समय क्या हुआ। तो समय देखना, तो समय कहां जाएगा? एक्स अक्ष पर, क्योंकि समय एक्स अक्ष पर दिया है। तो यहां से देखिए आप एक्स अक्ष को, यहां पर है सर एक्स अक्ष पर, अभी हम यहां पर हैं। मान लो कि समय है, सपोज करिए कि 7 बज रहे हैं, और ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो समय बढ़ेगा, तो ये हो गया 8। तो 7 बजे देखिए आपका यहाँ पर जो थे, तो यहाँ पर जब आप थे तो आपका समय बज रहा था 7, और इस समय आपकी स्थिति सपोज करिए कि आप यहाँ पर हैं और ये स्थिति मान लीजिए कि आप हैं स्कूल में। तो 7 बजे आप कहाँ पर हैं? स्कूल में। समझ में आया? उसी तरह से ये वस्तु आगे बढ़कर यहाँ पर पहुंचा। जब आप यहाँ पर पहुंचे, फिर आपके मन में आया कि सर यहाँ पर कितना समय बज रहा होगा। तो समय के लिए एक्स अक्ष को देखिएगा, यहाँ से देखिए जो लाइन एक्स अक्ष पर है, देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 बज गए। इसका मतलब यहाँ पर जब आप थे ना तो समय था 8 बज रहा था, और यहाँ पर आपकी स्थिति क्या थी?
तो वो चेक करने के लिए वाई अक्ष पर जाइए, क्योंकि वाई अक्ष पर स्थिति के बारे में विवरण दिया है। तो यहां से वाई अक्ष पर देखिएगा तब तो कह रहा कि अभी भी आप स्कूल में हैं। तो 7 बजे भी आप स्कूल में हैं और 8 बजे भी आप स्कूल में हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आप क्या हो, विरामावस्था में हो, आप बैठे हो, रेस्ट में हो, आप चल नहीं रहे हैं, स्कूल में जहां है वहीं पर बैठे हुए हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया, रेस्ट का ग्राफ हो गया, विरामावस्था का ग्राफ हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? अरे बोलिए, एक बार और देखिए, इसको देखिए, यहां पर क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक ग्राफ है, ग्राफ है पोजीशन और किसका, टाइम का। इसमें वस्तु ऐसे चल रहा है। अब आपको बताना है कि ये वस्तु जो है ना, ये विरामावस्था में है यानी रेस्ट में है कि गति में है। और अगर गति में है तो गति भी मैंने बताया कि 2 प्रकार का होता है। अगर गति में भी है तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति में है कि असमान गति में है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहां पर मैंने क्या कहा कि आप 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं। अब यहां से मेरे भाई ना 2 लाइन खींचो, एक एक्स अक्ष की तरफ और एक वाई अक्ष की तरफ। ये आप वर्बली मन में भी कर सकते हैं, ऐसे एक एक्स अक्ष की तरफ खींच दिया, एक वाई अक्ष की तरफ। ऐसे मैं आपका नोट्स अच्छा बने इसलिए ऐसे दिखा दे रहा हूं शुरुआत में कि एक्स अक्ष की तरफ भी लाइन खींच दीजिएगा और एक वाई अक्ष की तरफ खींचिएगा। अब खुद सोचिए कि जब आप यहां पर थे मेरे भाई, जब यहां पर थे तो यहां पर समय कितना बज रहा होगा ये देखने के लिए आप एक्स अक्ष पर जाइए, क्योंकि एक्स अक्ष पर समय है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर समय है 6 बज रहे होंगे, और जब आप यहां पहुंचे यहां पर समय कितना बज रहा है तो ये बताएगा इस लाइन पर, ये सीधे एक्स अक्ष पर यहां पर। तो ये मान लो यहां पर 7 बज रहे हैं, तो 6 बजे आप यहां पर थे, 7 बजे आप यहां थे, ये पता चल गया। अब पोजीशन की बात करते हैं, तो यहां से वाई अक्ष को जरा देखिए, यहां पर आप पोजीशन है, मान लीजिए कि यहां पर है आप घर पे और 7 बजे ये पोजीशन है, सपोज करिए ये पोजीशन है स्कूल। अब इस ग्राफ को पढ़िए, 6 बजे ये व्यक्ति घर पे है और 7 बजे ये व्यक्ति कहां पर है, स्कूल में है। तो 6 बजे व्यक्ति ये घर पे है और 7 बजे स्कूल में है, इसका मतलब है व्यक्ति क्या हो रहा है, चल रहा है। इसलिए ग्राफ किसका हो गया, मोशन का ग्राफ हो गया, यह ग्राफ गति का ग्राफ हो गया। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब लगे हाथ ये सीख लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि अगर ये गति का ग्राफ है तो एक समान गति का ग्राफ है कि असमान गति का ग्राफ है। तो लास्ट क्लास जो है मैंने आपको बताया था, उसको जाकर ध्यान से देखिएगा। मैंने उसमें बताया हूं कि अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी अगर तय करता है, जितना समय आपको लगता है उतना ही मतलब समान समय में, अगर समय 1 घंटा में है तो 1 घंटा में अगर मान लीजिए इतना दूर गया तो अगले 1 घंटा में भी इतना ही दूर जाएगा। अगर समान समय में बराबर दूरी तय करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इतना नहीं समझ में आता तो सुनो एक लाइन, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। अगर कोई भी ग्राफ गति में है कि रेस्ट में है ये तो पहचाना आ जाएगा। अगर वो गति में है और ग्राफ सीधा है, स्ट्रेट है, कर्व नहीं होना चाहिए, टेढ़ा वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। बात खत्म। ये मोशन का ग्राफ है, लेकिन कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी एक समान गति को बता रहा है। क्यों सर? क्योंकि लाइन सीधी रेखा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। सर एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन है वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर टाइम दिया है, और वस्तु यहां से चलना शुरू किया है या कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है ग्राफ में। सर ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, इसको जानने के लिए कुछ नहीं करना है। इस पे आप 2 बिंदु लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लीजिए, अगला पॉइंट यहां ले लीजिए। और अब क्या करिए कि यहां से एक लाइन एक्स अक्ष की तरफ आप इमेजिन करिए और एक वाई अक्ष की तरफ। मन में ही सोचिए कि एक्स की तरफ इधर मिलाएंगे और वाई कैसे जाएगा। फिर यहां से एक्स की तरफ एक लाइन खींचेंगे और एक वाई की तरफ खींचेंगे। अब जरा देखिए, ये इस बिंदु पर इस व्यक्ति का समय क्या हुआ, तो ये समय यहां बताएगा। मान लीजिए समय यहां 6 बज रहा है और इस बिंदु पर समय कितना हुआ है, तो समय एक्स अक्ष बताएगा और यहां पर होगा मान लीजिए 7 बज रहा होगा। अब इसका पोजीशन बताएगा वाई अक्ष। मान लीजिए कि ये यहां पर है घर पे, और मान लीजिए ये पोजीशन है आपका, सपोज करिए ये बाजार है, मार्केट। तो जरा देखिए 6 बजे ये व्यक्ति घर पे है और 7 बजे ये व्यक्ति कहां पर है, बाजार में है। इसका मतलब है कि वस्तु चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, मोशन का ग्राफ है। अब यहां फिर से सवाल उठा कि सर
ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो बोल तो दिया कि अगर सीधी रेखा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व वगैरह होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सीधी रेखा है यानी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगा, इसका मतलब है कि यह एक समान गति का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहां तक किसी को कोई समस्या है मेरे भाई तो बताओ, कोई दिक्कत? इसको जल्दी से आप लिखिए जितना जल्दी हो सके, और फिर इस ग्राफ को थोड़ा सा बताइए तो मैं आपको बताता हूं फिर आगे। लिखिए जल्दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उसमें ये पूरा नोट्स जो है ना कैनामेटिक्स का आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हो गया? अच्छा, इसको बताएगा कोई? क्या बता रहा है ये भी पोजीशन टाइम ही है भाई। ये जो है ना वाई अक्ष पर देखो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये पोजीशन ही है, पोजीशन है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। वाई अक्ष पर पोजीशन है और एक्स अक्ष पर क्या है? टाइम है। और आपको बताना है कि ये ग्राफ में वस्तु ऐसे चल रहा है, यानी ये जो लाइन है वो किसके समानांतर है? पोजीशन के समानांतर है, पोजीशन के समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष के पैरेलल है। तो अगर कोई व्यक्ति पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन के समानांतर चल रहा है, वाई अक्ष के समानांतर ऐसे चल रहा है, तो ये ग्राफ क्या बताता है जरा देखिए। मैंने क्या बताया हूं आपको, आप कहीं भी इस पॉइंट में दो बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी वस्तु चल रहा है ना ये, तो इस ग्राफ में कहीं भी आप दो बूंदा ले लीजिए। अब यहां से आप क्या करिए कि एक लाइन खींच दो मेरे भाई एक्स अक्ष की तरफ, और एक लाइन खींचो वाई अक्ष की तरफ। यहां से भी एक लाइन खींचो एक्स अक्ष की तरफ, और एक लाइन खींचो वाई अक्ष की तरफ। अब खुद ही सोचो कि सर ये समय दोनों दोनों बिंदु पर, यहां पर था व्यक्ति चाहे यहां पर था, समय दोनों ही स्थिति में बराबर है। और बोलिए बराबर है कि नहीं? ये समय मान लीजिए कि 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे यहां पर थे तो आप समय देखे 10 बज रहा है, और यहां पर भी है तो अभी आप देखे समय 10 ही बज रहा है। लेकिन जब यहां पर थे ना, जब 10 बज रहा था, जब आप यहां थे तो आपका पोजीशन बता रहा है यहां, मान लीजिए कि ये हो गया पोजीशन आपका घर पर, और 10 बजे ही आपका पोजीशन अब हो गया यहाँ। मान लीजिए पोजीशन है आपका, सपोज करिए स्कूल। एक बात बताओ, 10 बजे आपका पोजीशन इस ग्राफ में, 10 बजे आप घर पर हैं और 10 ही बजे आप कहाँ पर हैं? स्कूल में हैं। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक व्यक्ति समान समय में दो जगह रहे? प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आप इसे लिख लीजिए, यह ग्राफ प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों में संभव है। जो आप एवेंजर मूवी देखते हैं ना, वो टाइम ट्रेवल करता है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक ही समय में। अब ये और ये चीजें ना कोर्ट में भी आप देखते हैं कि इसको मान्यता मिलती है। अगर मान लीजिए कि आप पर एक एफआईआर हो गया, फर्जी टाइप का एफआईआर आपके पास हो गया, और अगर आप ये प्रमाण दे देते हैं कि जिस दिन एफआईआर हुआ ना उस दिन सर आप कहीं और थे, तो जज साहब आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ही समय में व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता है। बात समझे? हालांकि ये संभव तभी होगा जब आपका वेग जो है ना, आपकी चलने की चाल जो हो अनंत हो। और अनंत नाम की कोई चाल होती है क्या? कोई ऐसी चाल नहीं है। अरे भाई, कोई भी वस्तु की मैक्सिमम चाल आप क्या देखते हैं? प्रकाश की चाल, लाइट की वेलोसिटी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अनंत तो वेग तो सिर्फ बोलने का चीज है ना, आप बोलने की भाषा है कि अनंत स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसका कितना होगा ये थोड़ी पता होता है किसी को। बात समझ में आ रही है? तो ये तभी संभव है कि जब आप अनंत वेग से चलिएगा तभी संभव है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, एक रूल ये है कि हमारी आंख का एक प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो 1/16 सेकेंड तक लिए उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में रहती है। मतलब हम किसी वस्तु को अगर आप एक बार देखें और पलक झपकाएं और ऐसे हटाए ना, तो 1/16 सेकेंड तक वो हमारे जहन में रहती है, जिसको हमने देखा है। अगर आप 1/16 सेकेंड में कहीं चले जाते हैं और उसी समय आ जाते हैं, तब संभव है, जो प्रैक्टिकली संभव कभी नहीं है। यानी वेलोसिटी आपका अनंत होगा तब संभव है। इसलिए यह ग्राफ प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह कभी हो सकता है। समझ में आया?
मैं ये बोल रहा था कि 1/16 सेकेंड तक अगर आप किसी वस्तु को देखिएगा ना, तो 1/16 सेकेंड तक ले उसकी छवि आपके पास रहेगी। तो 1/16 सेकेंड तक ले छवि रहेगा, तो 1/16 सेकेंड में आप यहाँ भी रह जाइए और दिल्ली भी चल जाइए, दोनों जगह आ जाइए। 1/16 सेकेंड में बताओ ऐसी कौन सी रफ्तार है भाई? तो प्रैक्टिकली ये कभी संभव नहीं है, अनंत वेग कभी संभव नहीं है। उतार लीजिए। कुछ नहीं करना है ग्राफ में मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस 2 पॉइंट लेना है और वहां से एक एक्स अक्ष की तरफ लाइन खींच दीजिए और एक वाई अक्ष की तरफ लाइन खींच दीजिए और चुपचाप ग्राफ को पढ़ लीजिए। ग्राफ आपको केवल पढ़ने आना चाहिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक और ग्राफ देता हूं, जरा इसे बताओ तो। यहां देखिए, अच्छा इसको क्या पढ़ोगे बताओ तो? ये टाइम पोजीशन ग्राफ पढ़ोगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ? टाइम पोजीशन ग्राफ, क्योंकि वाई अक्ष पर टाइम है और एक्स अक्ष पर पोजीशन है, ये टाइम पोजीशन ग्राफ है। अब इसमें देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार में ही सही आंसर दे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर ग्राफ थोड़ा सा भी कर्व है ना, मुड़ा हुआ, तो सुनो मेरी बात। जो बीच में होगा ना, जैसे देखो ये बीच है, इस ग्राफ का ठीक वस्तु ऐसे चल रहा है ना इस बार, इसका ठीक बीचों बीच ऐसे होगा, तो यहां से जितना दूरी पर बाएं पर एक पॉइंट लीजिए, उतने ही दूरी पर एक दाहिने तरफ एक पॉइंट लीजिए। नहीं समझे? मैंने कहा जैसे अभी क्या तरीका बताए थे ग्राफ पढ़ने का, कि आप 2 बिंदु लीजिए और वहां से एक एक्स अक्ष की तरफ लाइन खींचिए और एक वाई अक्ष की तरफ लाइन खींचिए। ठीक काम यहां पर भी करना है, लेकिन थोड़ा सा लेने का तरीका बताता हूं, पॉइंट कैसे लीजिएगा। इसके ठीक सेंटर से एक बाएं की तरफ, जितना दूरी पर बाएं तरफ एक पॉइंट लीजिए, उतना ही दूरी पर दाहिने तरफ एक पॉइंट ले लीजिए और लेकर आप क्या कीजिए, एक्स अक्ष की तरफ एक लाइन खींच दीजिए और एक वाई अक्ष की तरफ खींचिए। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट मेरे भाई, एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं और एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं। अब यहां से आप एक लाइन खींचिए एक्स अक्ष की तरफ और एक लाइन खींचिए आप वाई अक्ष की तरफ। यहां से भी आप यही काम करिए, एक लाइन खींचिए एक्स अक्ष की तरफ और एक खींचिए वाई अक्ष की तरफ। तो अब देखिए आप पढ़िए जरा, ये तो टाइम है, ये क्या है आपका समय है। तो जब वस्तु इस तरह से चलते चलते यहां पहुंचा होगा, तो इस समय इसका समय मान लीजिए ये 7 बज रहे होंगे, यहां पर 7 बज रहा है क्योंकि इधर टाइम है। और इसका पोजीशन सर यहां बता रहा है, मान लीजिए पोजीशन है घर पे, मतलब जब आप यहां पर थे ना, देखिए मैं यहां से एरो करके दिखा रहा हूं, जब आप यहां पर थे तो इस समय समय बज रहा था 7 और आपकी पोजीशन थी घर पे। फिर जब आप यहां पर पहुंचे तो इस समय समय बता रहा है 7 और आपका पोजीशन है, सपोज करिए ये स्कूल है। अब इस ग्राफ को भी जरा ध्यान से देखिए कि समय क्या है, समान है और पोजीशन अलग अलग है। क्या ये भी प्रैक्टिकली संभव है कि 7 बजे आप घरों पर हैं, 7 बजे आप स्कूलों पर हैं? ये तभी संभव होगा मेरे भाई जब आपकी चाल अनंत हो, और अनंत नाम की कोई चाल को निकाला नहीं गया है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो स्पीड जानते हैं वो लाइट का जानते हैं, जो 3 लाख मीटर पर सेकेंड, इसके अलावा कोई चीज जानते हैं? तो अनंत वेग नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आप इसे भी लिख लीजिए कि प्रैक्टिकली यह भी संभव नहीं है, यह ग्राफ भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह नहीं रह सकता है। उतारिए जल्दी फटाफट। हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए तो, ये सारे ऑफलाइन बैचेज में कराए गए क्वेश्चन है। और थोड़ा सा हमारी ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी पीछे हो गई, क्योंकि फ्री ऑफलाइन जो बैच चलता है ना वो काफ़ी आगे है, लगभग खत्म होने वाला है, तो उसी में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा पीछे हो गया। बट अब पकड़ लेंगे, उस दोनों बैच को मैनेज कर लिया जाएगा। अब ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से पढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ अनंत वेग से गतिमान पिंड का प्रतिनिधित्व करता है? अनंत वेग का मतलब होता है इन्फानाइट वेलोसिटी। कह रहा है कि ये ग्राफ देख ले मेरे भाई, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ABCD ग्राफ दिख रहा है। इसमें वस्तु ऐसे चल रहा है, इसमें वस्तु ऐसे चल रहा है, इसमें वस्तु ऐसे चल रहा है, इसमें वस्तु थोड़ा ऐसे चल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि इसमें बता कि वस्तु अनंत वेग से किस ग्राफ में चल रहा है। एक बात बता, अनंत वेग से, अभी तो बताया कि अनंत वेग से वस्तु उसी ग्राफ में जाएगा जो ग्राफ प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा। तो देख लीजिए, जैसे चलो इस ग्राफ, पहले तो ग्राफ को सीखते हैं, पहले सीखते हैं एकदम सुकून से।
ग्राफ को पहले समझते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए एक पॉइंट यहां ले लीजिए, हमने कहा कि किसी भी ग्राफ को समझने के लिए कुछ नहीं करना, उस पर 2 पॉइंट ले लीजिए, ले लिया। अब यहां से एक लाइन खींच दीजिए एक्स अक्ष की तरफ और एक खींच दीजिए वाई अक्ष की तरफ। उसी तरह से यहां से एक लाइन खींच दो मेरे भाई एक्स अक्ष की तरफ और एक खींच दो वाई अक्ष की तरफ। अब जरा देखो ये समय है, नीचे क्या है, एक्स अक्ष पर समय को बता रहा है, तो ये समय है, मान लीजिए समय पर, इस ग्राफ में समय पर मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, और इसका पोजीशन सर वाई अक्ष पर बताएगा। डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट भी पोजीशन आप मान लीजिए थोड़े समय, हालांकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब धीरे धीरे बताना है, मेन यही सब चीज़ पढ़ना ही है, 1-2 क्लास के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल समझिए कि इसको पोजीशन समझ लीजिए। तो 12 बजे ये व्यक्ति, यहाँ पर समय तो बता दिया 12 बजे, अब इसका पोजीशन देखो यहाँ बता रहा है, तो 12 बजे इसका जो पोजीशन है ये सपोज करिए घर पे है, और 12 बजे ये व्यक्ति का पोजीशन देखो यहाँ पर है, मान लो ये बाजार है या स्कूल है। ये कभी संभव है क्या 12 बजे घरों पर है, 12 बजे बाजारों पर है? प्रैक्टिकली संभव है? तो ये ग्राफ भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जो ग्राफ प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो तभी संभव है जब वस्तु का वेग क्या हो, अनंत हो। तो यही आंसर हो गया, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। फिर भी समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे इसको देखते हैं, इस ग्राफ को जरा समझिए। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ से मेरे भाई एक लाइन खींच दे एक्स अक्ष की तरफ और एक खींच दो वाई अक्ष की तरफ, फिर यहाँ से एक लाइन खींच दे एक्स अक्ष की तरफ, एक वाई अक्ष की तरफ। अब जरा पढ़ो, कह रहा कि सर इस समय, ये समय है ना, मान लो कि समय हो जा रहा है 7 बज रहा होगा, और इस समय समय बज रहा होगा 8, और यहाँ का पोजीशन मान लीजिए ये है घर पे, तो 7 बजे भी ये बंदा घर पर है, 8 बजे भी बंदा ये घर पर है, इसका मतलब क्या है वो, हाँ रेस्ट में है। ये क्या है, ये रेस्ट में, ये रेस्ट का ग्राफ है। इसमें बताइए सर, ये तो बता ही चुका हूं कि अगर यहाँ से एक पॉइंट लोगे, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, 2 पॉइंट आप ले लीजिए, एक एक्स की तरफ लाइन खींच दीजिए, एक वाई की तरफ, यहाँ से एक एक्स की तरफ लाइन खींच दीजिए, एक वाई की तरफ। अब यहाँ से जरा पढ़ो मेरे भाई, ये नीचे समय दिया है, मान लीजिए समय हो गया 6 बज रहा होगा, यहाँ समय मान लीजिए 8 बज रहा होगा, तो 6 बजे ये बंदा, ये इसका पोजीशन है, मान लो ये घर पे, 6 बजे ये बंदा घर पे है, और 8 बजे बंदा ये समझ करो कि बाजार में है, मार्केट में है। तो 6 बजे ये बंदा घर पे है और 8 बजे बाजार में है, इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है, गति में है। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये कैसा गति होगा, तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई ग्राफ गति में है, अगर कोई ग्राफ में वस्तु गति में है, मोशन में है, और वो एक समान गति का ग्राफ है कि असमान गति का, तो पहचानना बड़ी आसान है। हमने क्या बताया, अगर वो सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ सीधी रेखा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ये मोशन में तो है लेकिन एक समान गति में, एक समान गति में। अच्छा इसका बता मेरे भाई, कहीं भी 2 पॉइंट ले ले, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं। अब क्या करो, यहां से एक लाइन खींच दो एक्स अक्ष की तरफ और एक खींच दो ऐसे वाई अक्ष की तरफ, यहां से भी एक लाइन खींच दो ऐसे मेरे भाई एक्स अक्ष की तरफ और एक खींच दो ऐसे वाई अक्ष की तरफ। अब देखो क्या पढ़ना है, पढ़िए इसको। सर जब वस्तु ऐसे चल रहा था ना, और जब यहाँ पर था, तो उस समय समय यहाँ पर पता चलेगा। मान लो इस समय 6 बज रहा था, और जैसे चलते चलते यहाँ आया तो उस समय समय यहाँ पर पता चलेगा, मान लो ये 7 बज रहा था, और इस समय इसका पोजीशन, सर इस समय समय तो इधर बताएगा क्योंकि एक्स अक्ष पर समय है और वाई अक्ष पर उसका स्थिति है, तो मान लीजिए कि स्थिति इस समय घर पर है, और ठीक जब यहाँ पर पहुंचा तो समय तो बता दिया 7, और मान लीजिए स्थिति बता रहा है ये बाजार में। तो अब जरा सोचो, 6 बजे ये बंदा घर पे है और 7 बजे ये बंदा कहाँ पर है, बाजार में है, मतलब बंदा क्या है, गति में है, मोशन में है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, मोशन का ग्राफ हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो ग्राफ कैसा है, कर्व है। तो जब कर्व ग्राफ होगा तो सीधा सीधा आंसर दे दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ है, यानी वस्तु इसमें समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। एक मिनट भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ग्राफ समझने में कोई दिक्कत है? जानबूझकर मैंने इतना धीरे इसलिए करवाया ताकि आपको ग्राफ कम से कम दिक्कत ना हो समझने में। बस 2 पॉइंट ले लेना और एक्स की तरफ लाइन खींच देना और एक वाई की तरफ। अब देखो जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ेंगे ना,
हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, हम लोग पढ़ेंगे वेग, चाल, चाल वेग, विस्थापन, त्वरण, ये यही सब चीजें पढ़ना है, जर्क वगैरह पढ़ते रहेंगे। तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें अगर ग्राफ के बारे में जिक्र हुआ, ग्राफ कुछ नहीं है, जिस बात को आप शब्दों में बोलते हैं उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको लाइन खींचकर बताना ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अरे भाई आप कोई बात बोले शब्द में और उसी शब्द को अगर लाइन खींचकर आप व्यतीत करते हैं कि हाँ भैया ये वस्तु 6 बजे यहाँ पर घर पे था और 7 बजे एक बंदा बाजार में था, लेकिन उसका गति नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस ग्राफ को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिया। मतलब जो बात मैंने अभी बोला उस बात को मैंने ग्राफ के रूप में लिख कर दिखाया, यही है ग्राफ। और का ग्राफ बस जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत, इसको उतारिए जल्दी, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्राफ आपका लगभग अब आप समझ गए हैं। हो गया, दिख रहा है ना। एक्चुअल में क्लास कहीं पीडीएफ पे करवा दिया हूँ, दिख रहा होगा, देखिए आराम से। हो गया, चलिए अब यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन है तो बाद में करवाएंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। हेडिंग लगाइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हिंदी होता है मेरे भाई दूरी, और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। क्या होता है डिस्टेंस, हाँ एक्चुअल पाथ, आप जो चलते हैं ना वो रास्ते की लंबाई, आप जैसे जैसे चलिएगा बस रास्ते की लंबाई का जोड़ दीजिएगा, वही होता है आपका डिस्टेंस। लगाइए, लिखिए डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको दूरी, हिंदी में इसको कहते हैं दूरी। देखिए क्या होता है, द सम ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ, द सम ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी रास्ते की लंबाई का योग, वास्तविक रास्ते की लंबाई का योग, रास्ते की लंबाई का योग। धीरे धीरे और अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब एक दो क्लास के बाद ना आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, लेकिन एक दो क्लास आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा इसे, खास करके यही, जब तक ले आपका जो ना दूरी, चाल, विस्थापन ये सारे क्लियर नहीं हो जाएगा, त्वरण वगैरह जब कुछ सब सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। क्लियर होने का मतलब ये रटना नहीं है, क्लियर होने का मतलब पूरा फील करके आप जब समझने लग जाइएगा कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, पूरा जब फील करने लगिएगा ना तब मजा आएगा। इसलिए एक दो क्लास तक ले थोड़ा झेलिएगा। द सम ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ, रास्ते के लंबाई का योग जो होता है, रास्ते के लंबाई का योग, रास्ते के लंबाई का योग क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लगे हाथ विस्थापन को भी लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है विस्थापन, विस्थापन। देखो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। नहीं समझ में आया, बताते हैं ग्राफ से, पहले आप समझिए पहले इसको। दो बिंदुओं के बीच के, आप लिखिए पहले इसको, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे
छोटी दूरी सबसे छोटी दूरी, अंग्रेजी में लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कोई भी दो बिंदु है ना, उसके बीच का सबसे छोटा दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी मेरे भाई विस्थापन कहलाता है। और जो भी आप रास्ते के लंबाई चलते हैं उसको जोड़ दीजिए, रास्ते के लंबाई का जो जोड़ होता है वो कहलाता है दूरी। अब ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसको लिखिए पहले सुकून से। हो गया? देखिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक बंदा ऐसे गया, देखिए ये पॉइंट ए है, फिर यहाँ से ऐसे गया बी, फिर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी, ये गया डी, ये गया ई, ये गया एफ, और ये गया मान लो जी। तो ये मान लीजिए कि ये जो लंबाई है ना, ये सब लंबाई बराबर है, 5-5 मीटर गया, 5 ये भी है, 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 5 ये भी है। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि डिस्टेंस बताओ, तू टोटल व्यक्ति जो ए से शुरू किया था और जी पर पहुंचा तो कितना दूरी गया, तो दूरी एक्चुअल पाथ लेंथ का जोड़ होता है, जितना दूर गया जोड़ लो, 5+5, इसी तरह से 5+5+5+5+5+5 सबको जोड़ दीजिए। अब बार बार जोड़े से देख लो, 5×5 = 10, 5×15 = 5×20 = 50, 5×25 = 5×7 = 35। अगर ये 5 मीटर गया है तो आप इसे कह सकते हैं कि टोटल कितना मीटर गया, 35 मीटर। एक्चुअल पाथ लेंथ जितना वो गया मुड़कर, चाहे जैसे भी जाए, जितनी दूरी तय किया है उसको जोड़ दीजिए, वो कहलाता है आपका दूरी। तो विस्थापन क्या कहलाता है सर? विस्थापन होता है जहां से शुरू किया है ना, जहां से शुरू किया है और जहां अंत किया है, इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। जहां से शुरू किया है, जहां अंत किया है, इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। ये जो दूरी निकल कर आएगा वही कहलाएगा न्यूनतम दूरी, और वही कहलाता है विस्थापन। इसको और एक बेहतरीन उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और आप देखे भी होंगे। इस तरह का एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एक रास्ता है हमारे बगल में, आप देखे होंगे मधुशर्मा में, अगर आप जाते होंगे यहीं पर बगल में एक स्थान है, तो वहां आप देखिएगा कि जब मंदिर के सामने मोड़ पर है ना, तो एक रास्ता ऐसे जाकर ऐसे जाता है। मान लो कि अगर इस पॉइंट को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, तो एक ए बी, ए से बी की तरफ गए और फिर बी से लेकर सी की तरफ गए। और एक रास्ता मेरे भाई वो सीधे ऐसे बाजार की तरफ है, ऐसे मेला के बीच में से आप जो रास्ता से जाते हैं ऐसे। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए जो बंदा ए से शुरू किया, बिंदु ए से, फिर वो बी पर गया और बी से लेकर सी तक गया, तो अगर आपसे कहता है कि दूरी कितना गया, तो आप कहिएगा कि दूरी, जो ये दूरी चला है ए बी और बी सी, अब ए बी जय मीटर हो, मान लो ये 5 मीटर गया, ये 7 मीटर, तो दूरी कितना गया, 12 मीटर। ए बी प्लस बी सी क्या हो गया, दूरी हो गया। अब अगर आपसे कहता है कि नहीं सर विस्थापन बताइए, तो विस्थापन देखो क्या होता है, विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी होता है, छोटा दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और वो कैसे निकलता है सर, जहां से शुरू किए हैं, ग्रीन वाला देखो, जहां से शुरू किए हैं और जहां अंत किए हैं, तो शुरू से अंत तक एक लाइन खींचो, यही दूरी है, बस इसको खाली निकाल लो, यही आपका क्या होगा, विस्थापन। यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, ए सी, ए से सी तक का जो दूरी है यही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। जब आप इसको निकालिएगा तो आप देखिएगा कि ये दूरी हमेशा कम आएगा, मतलब विस्थापन का मान हमेशा ही दूरी से क्या होता है, कम होता है। अगर ये 5 है, अब अगर ये 4 है, ये मान लो कि ये 5 है, सॉरी ये 3 है और ये 4 है, ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि दूरी देखो 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो दूरी हमेशा ही विस्थापन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब बड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें सवाल आता है, इतना भी आसान मत समझना, पहले इसको लिखिए। पहले कॉन्सेप्ट तो यही है कि जितना हम चलते हैं उस टोटल लंबाई को जोड़ लीजिए, पाथ लेंथ की टोटल लंबाई को जोड़िए, वही कहलाता है आपका डिस्टेंस। और जहां से शुरू किए जहां अंत किए इस लाइन को मिला दीजिए,
और ज्यामिति का प्रयोग करके खाली ये दूरी निकाल लीजिए। जान ही रहे हो कि यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा सर, तब पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर लगाकर इसका दूरी निकाल लेंगे AC, और वही AC विस्थापन होगा। जैसे अगर आपको उदाहरण में एक छोटा सा समझा दें, तो मान लो कि एक बंदा ऐसे गया, A से B गया मान लो कि 3 मीटर और ये गया 4 मीटर, तो दूरी गया कितना, दूरी को हम D से लिखते हैं, दूरी गया कितना 3 और 4 7 मीटर। लेकिन अगर वही बात विस्थापन का होगा तो जहां से शुरू किए हो ना और जहां अंत किए हो इस बिंदु को मिला दो, यही दूरी मेरे भाई विस्थापन होता है। और विस्थापन को हम लिखते हैं S से। विस्थापन को किससे लिखते हैं, S से। ध्यान से याद रखना, स्पीड नहीं कह रहा हूं, चाल नहीं बोल रहा हूं, वो आगे चलकर हम बताएंगे। चाल को हम V से बोलेंगे, हम यहाँ S बोल रहे हैं, S मतलब हम विस्थापन कहेंगे। तो S यहाँ विस्थापन कितना होगा, तो यही वाला दूरी निकाल लो। तो पाइथागोरस नियम से जानते हो, चाहे ट्रिपलेट जान ही रहो, 3 4 तो कितना हो जाएगा 5, और नहीं तो ऐसे भी समझ लो, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट हो गया 5, यानी विस्थापन हो जाएगा कितना 5 मीटर। तो आप हमेशा देखिएगा मेरे भाई कि विस्थापन का मान जो है ना दूरी से हमेशा कम ही होगा, या उसके बराबर भी हो सकता है। देखते हैं, धीरे धीरे उतारिए पहले इसको। उम्मीद है कि दूरी और विस्थापन को आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, क्वेश्चन ठीक ठाक इसमें भी आते हैं, मैं करवाता हूँ आपको, पहले उतारिए इसे। यूट्यूब पर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैथ्स स्टार्ट करना है ना, मैथ्स स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ऑफलाइन बैच से टाइम ही नहीं निकल रहा है। हो गया, चलिए देखो तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बनाइए इसे। प्रयास करिए तो बनाइए तो। देखिए, कह रहा कि एक व्यक्ति आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि के अनुदिश दूरी पाई आर तय करता है। एक व्यक्ति आर त्रिज्या वाले एक वृत्त, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, आर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये वृत्त है, ये त्रिज्या इसका कितना है आर है। कह रहा कि एक व्यक्ति आर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिधि के अनुदिश पाई आर दूरी तय करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वृत्त का ये जो परिधि है, परिधि समझ रहे हो ना, ये जो घूमते हो, ये जो टोटल दूरी तुम तय करते हो, ये क्या कहलाता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन इसने कहा कि पाई आर दूरी तय करता है, 2 पाई आर नहीं पाई आर दूरी तय करता है। मतलब अगर यहां से शुरू किया होगा तो यहां पहुंचा होगा आधा दूरी, ये वाला लेंथ। अरे बोलिए कोई दिक्कत, सवाल समझ रहे हैं ना। कह रहा कि पाई आर दूरी, दूरी कितना तय कर रहा है पाई आर। पाई आर का मतलब है कि टोटल दूरी तय करेगा 2 पाई आर, तो पाई आर का मतलब आधा दूरी। तो यहां से अगर शुरू किया होगा चलना और यहां पर अंत किया होगा तो ये दूरी टोटल यहां कितना चलाई पाई आर। कह रहा कि व्यक्ति का विस्थापन बताइए, विस्थापन क्या होगा। विस्थापन के लिए आपको शुरू वाला बिंदु चाहिए और अंत वाला। यहां से शुरू किया और यहां क्या किया है अंत किया है, तो यहां से यहां तक की दूरी, यही दूरी तो आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। ये दूरी नहीं बता दोगे। अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या ही होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ऑप्शन बी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो ठीक है, इसको बनाओ तो। ये तो देखते भी होंगे कि एक मान लीजिए कि आप ये फील्ड मैदान नहीं, फील्ड में दौड़ते हो, तो एक बंदा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, देखो ये बिंदु ए से यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है,
और यहाँ पर इस तरह से कह रहा है कि ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी जाता है, डी दूरी। एक्चुअल में ये नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर डी दूरी है और विस्थापन को हम एस कहते हैं, तो अगर बंदा कोई यहां से दौड़ना शुरू करता है तो टोटल 5 चक्कर लगाने में, टोटल 5 चक्कर लगाता है तो बताइए को कितना दूरी गया और कितना विस्थापन गया। समझ में आया क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक बंदा ये बिंदु ए, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार पथ है, मैदान फील्ड में से दौड़ रहा है, बिंदु ए से चला है, देखो यहाँ पर बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू किया है, तो एक चक्कर लगाया, यहां से यहां आया, कह रहा किसी तरह से 5 राउंड मारा है, तो 5 चक्कर लगाने के बाद बताओ कितना दूरी गया और कितना विस्थापन गया, बताओ। अरे हलवा है ये, कितना दूरी गया, हाँ, और विस्थापन 0। भाई यहां से शुरू किया, जरा सुनो, यहां से शुरू किया और यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और यहीं पर आ गया, तो शुरू वाला भी बिंदु यही है और अंत वाला भी बिंदु यही है, तो जहां से शुरू किया वहीं पर भी अंत हुआ, तो विस्थापन कितना हो गया उसका, 0। तो विस्थापन तो हो गया मेरे भाई 0। अब दूरी कितना हुआ सर, तो सुनो दूरी कितना होगा, यहां से ऐसे चला और यहां पर आया तो पूरा एक चक्कर लगाया, ये एक चक्कर, ये पूरा दूरी कितना कहलाता है, वृत्त के परिधि के बराबर। भाई जब भी आप फील्ड में दौड़ते हैं तो पूरा एक चक्कर जो लगाते हैं वो उसका परिधि के बराबर होगा, यानी 2πr के बराबर। तो एक चक्कर लगाया तो 2π, त्रिज्या इसका कैपिटल आर है, तो 2πr दूरी गया। 2 चक्कर लगाएगा तो 2πr गुने 2, 3 चक्कर लगाएगा तो 2πr गुने 3, कह रहा कि 5 चक्कर लगाया तो 2πr गुने 5, इतना ही दूरी तय करेगा, यानी 5 दूनी 10 πr, यही होगा आपका। समझ में आया? बस यही सब है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ विस्थापन 0 होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वस्तु का 0 होगा। अगला देखो, देखिए बनाइए इसे। कह रहा कि एक वृद्ध व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर चलता है। एक वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक पर, वृत्ताकार जो रास्ता है उस पर चलता है। यदि वह ट्रैक के एक छोर से शुरू करता है और दूसरे छोर पर पहुंचता है तो बताइए वो कितना दूरी तय किया और कितना वो विस्थापन गया। बनाइए जल्दी, बनाइए, तो आपके पास टाइम है 10 सेकेंड, जल्दी करिए। कितना है दूरी बताओ, 40। अच्छा, विस्थापन देखिए, कह रहा कि एक वृद्ध व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त, अच्छा बताओ ये पूरा का पूरा ये वृत्त है, अर्धवृत्त मतलब एक आधा, तो अर्धवृत्ताकार पाथ पर कहता है कि गया है सर, यहां से ऐसे गया होगा। कह रहा कि एक वृद्ध व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है यहां से यहां तक कितना, 40 मीटर। कह रहा कि 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर चलता है, शुरू किया था यहां से चलना, पहुंच गया यहाँ, ये आधा वृत्त है। कह रहा कि यदि वह ट्रैक के एक छोर से शुरू करता है और दूसरे छोर पर पहुंचता है, ठीक है, तो तय की गई दूरी बताओ, ये दूरी कितना गया यहां से यहां तक, ये दूरी टोटल कितना गया, तो सर टोटल जाता है 2πr, टोटल दूरी कितना होता है वृत्त के परिधि यानी 2πr, तो उसका आधा दूरी तय किया, तो दूरी गया कितना, 2πr का आधा यानी πr, तो पाई रहने दीजिए और आर का दिया ही वैल्यू कितना है 40, आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 पाई। अब पाई का मान होगा तो 22/7 करके सॉल्व करिएगा, वो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया है। दूसरी बात है कि विस्थापन बताइए, हमने बोला है कि दूरी को डी लिखिएगा और विस्थापन को एस से लिखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन बताओ, तो विस्थापन के लिए क्या चाहिए मेरे दोस्त, शुरू वाला बिंदु और अंत वाला बिंदु, यही है आपका विस्थापन, शुरू वाला बिंदु और यही दूरी हो गया।
यहाँ से यहाँ तक की जो आप विस्थापन आपसे पूछ रहा है ना, तो विस्थापन के लिए शुरू वाला बिंदु और अंत वाला बिंदु को मिला दीजिए, और जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकालिएगा वही होगा आपका विस्थापन। तो कहिए कि ये 40 है तो ये 40 होगा, क्योंकि व्यास होगा। व्यास हमेशा त्रिज्या से दुगना होता है, तो 40 और प्लस 40 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो विस्थापन हो जाएगा 80 मीटर। पूछा है इसमें, लिखते जाइए। चाहिए बनाओ तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लैंग्वेज में ठीक ठाक बना तो इससे मेरे भाई। करा कि एक पिंड, पिंड मतलब बॉडी, कोई भी वस्तु, त्रिज्या आर के त्रिज्या आर की एक परिधि के 3/4 भाग पर चलता है। इसके द्वारा इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन बताओ क्या होगा, और दूरी बताओ क्या होगा। बताइए, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड। हम्म, गलत है आपका, फिर से ट्राई कीजिए। देखिए देखिए, इसको हम बता देते हैं, देखिए क्या क्या रहा है। कह रहा है मेरे भाई कि एक बॉडी है जो त्रिज्या आर की एक परिधि के 3/4 भाग मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको बांटिएगा, ये इसका केंद्र से ऐसे, ये टोटल 4 भाग में बट जाएगा ना। अगर ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, ध्यान से सुनो, ये केंद्र है, अगर ये त्रिज्या है, ये 4 भाग में बट गया। कह रहा है कि एक बॉडी जो है, एक पिंड जो है, त्रिज्या आर, इसका त्रिज्या आर है, छोटा आर की एक परिधि के 3/4 भाग पर चलता है। 3/4 का मतलब कितना, 3/4। 3/4 का मतलब कितना, 3/4। तो ये दो टोटल है 4 भाग। टोटल कितना भाग है, 1 2 3 और 4 भाग है। तो टोटल 4 भाग नहीं चला, उसका 3/4 मतलब 1 2 3, यहां से चला 1 भाग, ये 2 भाग, और ये तीसरा भाग यहां पर पहुंचा। यहां से शुरू हुआ था, देखिए मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, तीर का चिन्ह, यहां से शुरू किया और यहां पर पहुंच गया। टोटल हो गया 4 भाग, उसमें से 3 भाग, 1 2 3, जैसे आपको कहते हैं ना आधा रोटी, अगर ये टोटल 1 रोटी है तो आधा इसका ये होगा ऊपर वाला भाग, यानी 1/2। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि 3/4, तो टोटल 4 भाग है, उसका 3 भाग हो गया, मतलब 1 भाग ये, 1 भाग ये, 2 और 1 भाग ये 3, तो 3 भाग यहाँ से यहाँ तक यात्रा करके आ गया। 3/4 भाग पर चलता है। इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, दूरी देखो क्या होगा। विस्थापन, पहले विस्थापन देख लो, विस्थापन क्या होगा, जहां से शुरू किया और जहां अंत किया। 1 मिनट, जहां से शुरू किया मेरे भाई और जहां अंत किया है, यही दूरी, यहां से ये दूरी निकाल दो, यही क्या कहलाएगा आपका विस्थापन। यही दूरी क्या कहलाएगा आपका विस्थापन, यानी एस। अब दूरी पूछ रहा है कि दूरी बताओ क्या होगा, तो दूरी यही ना चला है, यही लेंथ निकाल लो यहां से यहां तक का। तो कहिएगा कि सर ये टोटल दूरी चलेगा ना, ये टोटल यहां से अगर ऐसे घूम के यहां आ जाता, देखिएगा ध्यान से, यहां से चल रहा है और घूम कर यहीं पर आ जाता ना मेरे भाई, तो टोटल दूरी कितना जाता है 2πr। लेकिन ये 2πr नहीं गया है, ये गया 2π, छोटका r है, तो 2πr नहीं गया है। कितना दूरी गया है, 2πr का आधा गया है कि 3/4 गया है, 3/4, तो इसका 3/4 यानी 3/4 निकाल दो। अभी काट दो, 2 से 4 गया, 2 मरते, तो यहाँ पर आ गया 3πr/2। आर का अगर मान दिया रहता तो बैठाते, पाई का मान अगर कहता कि कैलकुलेट करिए, पाई का मान 22/7 लेकर सॉल्व कर लेते। इसका मतलब दूरी जो आएगा वो आएगा 3πr/2। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है। आप कहोगे सर विस्थापन, तो विस्थापन तो दूरी तो खैर चलो इतना दूर ऐसे ऐसे से चला, क्योंकि यहां से घुमा है और यहां पर आया है, 3/4 भाग यहां से यहां आया, ये जो रास्ते की लंबाई है ये टोटल आपका दूरी हो गया। कहिएगा कि टोटल दूरी हम कैसे निकाले सर, अरे टोटल दूरी यहां से यहां तक आ जाता ना तो 2πr होता, लेकिन 2πr का 3/4, तो 2πr का मतलब गुना 3/4 मतलब 3/4। जब आपने निकाला तो आया 3πr/2, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हो गया।
विस्थापन कैसे निकलेगा सर? तो जहां से शुरू किए थे जहां अंत किए बस इसको मिला दीजिए, और ये जो लेंथ आया इसी को लेंथ को आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही होगा विस्थापन। तो कहें कि कैसे निकाले, तो देखो ये वाला, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, कलर चेंज करता हूँ, इस कलर का ले लेते हैं। देखिए ये वाला जो है कलर, ये देखो ये दूरी कितना होगा आर, क्योंकि ये त्रिज्या आर है तो ये भी आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितना होगा, ये भी आर होगा, और यहाँ बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री, तो ये आर है ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, हाँ क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया ना, इस तरह से बन गया। देखो ये आर है ये भी आर है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, इसका रूट ले ले रहे हैं, तो आर स्क्वायर से ही रूट कट गया आगे निकल गया, खाली √2 बच गया, √2 इंटू आर। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है ना? ये तो सिंपल सा चीज है, यहाँ आर है यहाँ आर है, तो ये कर्ण बराबर क्या होगा रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √2r स्क्वायर, तो √2r स्क्वायर, आर स्क्वायर इसके पावर 2 है, तो पावर 2 से ये रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आर बाहर निकल जाएगा, √2 छोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा √2 इंटू आर। कितने लोग का ये सही था? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना था? चलिए उतारिए। हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड बहुत है, 10 से 15 सेकेंड में इसको जल्दी करिए। तो क्वेश्चन का कलेक्शन ठीक है, करिए इसको जल्दी करिए। देखिए मैं बताता हूँ, कह रहा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ध्यान से देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यानी वस्तु चल ही नहीं रहा है। दूरी शून्य कहे का मतलब क्या है, जहाँ है वस्तु वही है, चल ही नहीं रहा है। कह रहा कि तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा जब दूरी शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा शून्य होगा, जहाँ था वही रह गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, कह रहा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन शून्य है, हाँ जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां कह रहा था कि दूरी शून्य है, दूरी शून्य का मतलब वस्तु चलबे नहीं किया, तो विस्थापन भी 0 हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि अगर विस्थापन शून्य है तो बताइए कि वस्तु का दूरी क्या होगा, और हम आपको ऑप्शन देते हैं यही वाला जो ऑप्शन ऊपर दिया है। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे समझ लो, ये दोनों, इन दोनों क्वेश्चन के लिए ऑप्शन यही है ABCD। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन शून्य है, अगर वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य है तो बता मेरे भाई उस वस्तु की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, कि शून्य होगा, कि शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि नकारात्मक होगा, नकारात्मक मतलब निगेटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई अगर विस्थापन शून्य है तो उसका दूरी, देखो दूरी शून्य है तो विस्थापन तो शून्य होगा। मान लो हम यहाँ खड़ा है और यहाँ से हम चल ही नहीं रहे हैं, जब हम चल ही नहीं रहे हैं तो हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मतलब शुरू वाला भी स्थिति यही है और अंत वाला भी स्थिति है, तो विस्थापन तो शून्य हो गया। लेकिन अगर विस्थापन कह रहा है कि शून्य है तो ये नहीं कह सकते कि दूरी भी शून्य होगा। अभी हमने आपको उदाहरण करवाया था, वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु चल रहा था, याद है? वृत्ताकार पथ में यहां से वस्तु चलना शुरू किया था,
याद करिए, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि यहां से वस्तु चलना शुरू किया था, तो दूरी मेरे भाई यहां से ये पूरा आ गया, ये सब दूरी है। अगर यहां से चला वस्तु और यहां पर आया, तो यहां से ऐसे चलकर ये आया, तो ये टोटल दूरी हुआ, दूरी हो गया 2πr। दूरी यहां पर कितना आया था? 2πr। अगर इसका ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है तो। लेकिन विस्थापन चूंकि ऐजे से शुरू किया है, यहीं पर अंत हुआ, तो विस्थापन क्या आया? 0। तो आपने देखा कि विस्थापन 0 हुआ, लेकिन दूरी 0 नहीं हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य होगा, नहीं, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन यहाँ लिखल है, समझ में आया? हाँ, अगर दूरी 0 है तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन विस्थापन शून्य है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका दूरी शून्य होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें एक चीज मुझे क्लियर करो। हो सकता है किसी बच्चे का डाउट हो, डरे पूछ नहीं रहा, तो सुनो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि दूरी शून्य है, तो वस्तु चल ही नहीं रहा है, इसलिए दूरी क्या हुआ? शून्य हुआ। तो दूरी शून्य हुआ तो उसका विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा, वो क्लियर है। लेकिन हम कह रहे हैं कि विस्थापन शून्य है, तो अभी हमने देखा कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई व्यक्ति यहां से चला और यहीं पर आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हुआ, लेकिन दूरी शून्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, हमने कहा कि बी आंसर मारना, यानी अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो दूरी शून्य नहीं होगा यदि वृत्ताकार पथ में चलेगा, तो अभी बताया ना कि अगर विस्थापन 0 है, यहां से शुरू किया और घूम कर यहीं पर आया वृत्ताकार पथ में, तो विस्थापन तो 0 हुआ, लेकिन दूरी हो गया 2πr। लेकिन एक बात बताओ, विस्थापन भी 0 हो जाए और दूरी भी 0 हो जाए, ऐसा कब संभव है? जब वस्तु चलवे ना करे। जब वस्तु चलवे ना करे, जहां था वहीं पर रह जाए, तो उसका इनिशियल पोजीशन भी वही हो जाएगा, फाइनल पोजीशन भी हो जाएगा। यानी वस्तु रेस्ट में अगर रहेगा तो विस्थापन भी 0 हो सकता है और दूरी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको बताओ, इसी दोनों से जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन तो मिलता जुलता है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। लेकिन इसको बताओ, यदि डी समय टी में कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि डी समय टी में कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, मतलब डी दूरी को बता रहा है, टी समय को बता रहा है, तो कह रहा है कि एस उसी समय में कार द्वारा दिए गए विस्थापन को दर्शाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? क्लियर है? क्या है? क्योंकि विस्थापन जो है, अच्छा एक बात बताओ, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? दूरी हमेशा ही विस्थापन से बड़ा होगा, यानी विस्थापन हमेशा ही दूरी से क्या होगा? छोटा होगा, या फिर बराबर भी हो सकता है। कैसे? देखो, अगर वस्तु एक ही लाइन में चले, जरा सुनिएगा, अगर वस्तु एक ही लाइन में चले, जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर ये मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और बंदा ए से बी की तरफ ऐसे गया, और ये दूरी मान लो कि 10 मीटर है, तो ए से बी गया तो इसका दूरी कितना गया? 10 मीटर। दूरी कितना गया? 10 मीटर। अब अगर हम तुमसे कहें कि विस्थापन कितना होगा, तो कहो कि विस्थापन के लिए क्या क्या चाहिए? शुरू वाला बिंदु और अंत वाला बिंदु। तो यही शुरू बिंदु है, यही अंत बिंदु है। तो अगर वस्तु कोई सरल रेखा में चलेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा, तो जो उसका दूरी होगा वही उसका क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। तो इस उदाहरण से एक चीज आपको समझ में आया कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है, और वैसे दूरी हमेशा क्या होता है? विस्थापन से बड़ा ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए ही होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं, डी होगा ना, सी होगा, सॉरी सी होगा। अरे सी होगा, क्योंकि दूरी जो है विस्थापन से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बड़ा होगा, और इसका मतलब होगा कि बराबर होगा। बराबर कब होगा? बराबर तब, क्या है, एक कंडीशन बता दिए, बराबर तब होगा जब वस्तु एक ही दिशा में चले।
यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु है बी है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है और इसी रेखा में ऐसे चल रहा है, तो यही आपका दूरी हो गया और यही आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो जब एक ही सीधी रेखा में चलेगा ना तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और आप वैसे भी जानते हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, तो सही आंसर हो गया C4 चाइना। समझ में आया, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब देखो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको कि विस्थापन में एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बहुत सारी चीजें बता रहा मैं बोला। तो कैनामेटिक्स में ना कम से कम आपको 2 से 3 क्लास धैर्य रखना पड़ेगा। एक क्लास तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया हूँ, पूरे साइंस का इंट्रोडक्शन। दूसरा क्लास मैंने आपको स्टार्ट किया था और आज इसकी तीसरी क्लास है। तो 1-2 क्लास आपको और थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फिर मज़ा आ जाएगा, पूरा फिजिक्स में मज़ा आएगा। यही सब चीज़ बार बार आते रहते हैं। लिखिए जल्दी इसको। हो गया। और देखो क्वेश्चन बनाओ, तो इसे इसे बनाइए, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले इसे इतना करिए, इसे करिए तो जल्दी। करा कि गतियों के निम्नलिखित में से किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है गतियों के निम्नलिखित में से किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, नहीं कहते कि 5 किलोमीटर गया, तो किलोमीटर तो यूनिट हो गया दूरी का, लेकिन 5 जो हो गया वो क्या है, उसका परिमाण कहलाता है। तो कह रहा है कि गतियों के निम्नलिखित में से किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन, विस्थापन विस्थापन और दूरी कहता है कि किस मामले में बराबर होगा। तो अभी तो बताए हैं विस्थापन और दूरी कब बराबर होता है, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चले। तो पहले ही ऑप्शन में तो क्लियर हो गया कि अगर कार सीधी सड़क पर चल रही है, अगर कार सीधी सड़क पर चल रही है तो जो दूरी होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। अगर कार गोलाकार रास्ता, गोलाकार कैसे, कर्व हो गया, वो तो बाद में देखेंगे। पेंडुलम आगे और पीछे की ओर, पेंडुलम ऐसे गया वैसे गया, इसमें दूरी और विस्थापन है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, बकवास है, एक ही ऑप्शन है। अगला बताइए, इसमें करा कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ये कई बार आया है, तो इसको बताओ तो आराम से क्या होगा। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, विस्थापन और नीचे क्या है आपका दूरी, विस्थापन और दूरी का रेशियो क्या होगा, बताओ तो क्या लग रहा है आपको है। डी, अच्छा कितने लोग का डी लग रहा है। देखो विस्थापन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एस ना, एस से विस्थापन कर रहे हैं, और दूरी को क्या कर रहे हैं, डी। अच्छा एक बात बताओ, दूरी का मान विस्थापन से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। दूरी का मान विस्थापन से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नीचे वाला मान आपका बड़ा है। गणित में आप देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 1/2, फिर आप लिखते हैं 1/3, तो ये एक रोटी को 2 भाग किए, फिर एक रोटी को 3 भाग कर दिए, फिर नीचे लिखते हैं 1/4। तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाला मान जैसे जैसे बढ़ता है, हर वाला मान जैसे जैसे बढ़ता है, तो पूरा मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। एक रोटी को 2 भाग करेंगे, फिर एक रोटी का यहाँ 3 भाग किया, फिर एक रोटी को 4 भाग किया। जैसे जैसे नीचे वाला मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे टोटल मान क्या होता है, घटता जाता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो, ऊपर विस्थापन है, नीचे दूरी है, और दूरी का मान विस्थापन से हमेशा क्या होता है, दूरी का मान विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है। तो नीचे वाला मान हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला मान हमेशा बड़ा होगा, तो जो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा मेरे भाई, वो हमेशा छोटा ही आएगा। किससे, अगर ये विस्थापन और दूरी बराबर हो। आप जानते हैं कि अगर सीधी रेखा में चलेगा तो जो दूरी होता है वही विस्थापन होता है मेरे भाई, जो दूरी होता है वही विस्थापन होता है। तो अगर सीधी रेखा में चलेगा तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कट कर 1 हो जाएगा। यानी इनका जो अनुपात है, इसका जो मान है, इसका जो रेशियो का जो वैल्यू है, विस्थापन बटा दूरी, वो हमेशा 1 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर होगा।
अरे भाई 1/2 करता है, तू 1/3 करता है, तो इसका मान 1/3 किया तो और घटता गया ना, 1/2 बढ़ा के 1/3 बढ़ा है। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे अब 1/4 कर दिया तो ये और छोटा मान हो जाएगा, 1/5 किया तो और छोटा हो गया। नीचे वाला मान जब बढ़ाओगे तो ये इसका जो रिजल्ट देखोगे वो 1 से घटता ही जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो दूरी सॉरी ऊपर विस्थापन और अगर नीचे दूरी हो, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एक उल्टो दिया हूं, इस बार हमने रखा है ऊपर दूरी और नीचे क्या रखा है, विस्थापन, और यहां पर हमने दिया है विस्थापन बटा दूरी। तो बड़ा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। अगर हर में कोई मान बढ़ता जाएगा तो टोटल मान 1 से छोटा ही आएगा। तो आंसर तो 1 से छोटा का है। ठीक है, अब बराबर भी हो सकता है सर, बिल्कुल बराबर हो सकता है। अगर दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए तो कट कर 1 हो जाएगा। और दूरी और विस्थापन बराबर होता है कि नहीं, अगर वस्तु एक सीधी रेखा में चले तो बराबर हो जाएगा, जो दूरी होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका D4 देहरादून। अब इसको देखो तो, इसको दूरी ऊपर लिखा है, D मतलब दूरी और S मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो अगर आपसे D/S पूछे तो बताओ, दूरी तो हमेशा S से क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर बराबर हुआ, अगर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो गया, मान लो कि दूरी गया 5 मीटर, विस्थापन भी 5 मीटर, तो 5 से 5 कट गया, 1 मरते, तो दूरी बटा विस्थापन है तो कट कर कितना आएगा वैल्यू, 1 हो जाएगा अगर दोनों बराबर हुआ तो। और ऊपर वाला मान चूंकि अगर बढ़ रहा है तो इसका इस पूरे भिन्न का मान भाग लगाओगे तो 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी इसका जो रिजल्ट होगा, दूरी बटा विस्थापन करोगे तो मान 1 से बड़ा होगा। और एक केस में दूरी बटा विस्थापन, यदि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाए तो 1 के बराबर भी हो सकता है। यानी मान जो है 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसी बात को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 से बड़ा और उसके बराबर होगा। कौन सा हो गया, C4 चाइना। बोलिए कोई दिक्कत, और बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला क्लास का तो इंट्रोडक्शन क्लास था, दूसरा क्लास आपका मैंने थोड़ा बहुत आपको रेस्ट मोशन ये सब हल्का फुल्का समझाने का प्रयास किया। आज थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा ग्राफ आपको समझाया, कुछ क्वेश्चन लिया, ठीक है। और अब ऑफलाइन बैच में, जो फ्री ऑफलाइन बैच चलता है वो लगभग समाप्ति है। तो अब पूरा टाइम मिलेगा मुझे ऑनलाइन क्लास को ख़त्म करने के लिए यूट्यूब पर। तो आप इसको बढ़िया से आप करते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ लिखा हुआ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब वाले मेरे भाई इसे कंटिन्यू रखिएगा, एक बार इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कल आपको अपलोडिंग होगा, तो कल हम लोग इसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ तक कम से कम आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।